हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हमने इक्विटी इंस्ट्रूमेंट की मेजरमेंट से पर्टेनिंग दो इलस्ट्रेशंस देखनी है। इक्विटी इन्वेस्टमेंट की हम बात नहीं कर रहे, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे हैं। देखिए, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एक ऐसा फाइनेंशियल प्रोडक्ट जो एक कंपनी के फाइनेंशियल एसेट और दूसरी कंपनी के लिए फाइनेंशियल लायबिलिटी या इक्विटी हो। आम हालात में अगर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एक कंपनी के लिए फाइनेंशियल एसेट है और दूसरी कंपनी के लिए फाइनेंशियल लायबिलिटी है, तो ये फाइनेंशियल एसेट डेट इन्वेस्टमेंट है। और आम हालात में अगर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एक कंपनी के लिए इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है, तो दूसरी कंपनी के लिए फाइनेंशियल एसेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट है। हम आज के इस लेक्चर में इक्विटी इंस्ट्रूमेंट की बात करें कि जो कंपनी इक्विटी रेस कर रही है, इक्विटी इशू कर रही है और पैसा कलेक्ट कर रही है, वो इस इक्विटी को किस तरह से मेजर कर रही होगी। हम जानते हैं कि इक्विटी को हम इनिशियली मेजर करते हैं फेयर वैल्यू नेट ऑफ ट्रांजैक्शन कॉस्ट, फेयर वैल्यू नेट ऑफ ट्रांजैक्शन कॉस्ट, और फिर इक्विटी को सब्सिक्वेंटली रीमेजर या मार्केट वैल्यूएशन नहीं की जाती। सिंपल से दो इलस्ट्रेशन उन्होंने रीड करते हैं। कहता है Rahul Limited issue 10,000 rupees 10 ordinary share for cash consideration of rupees 25 each. Issue cost is 10,000. एक कंपनी है राहुल लिमिटेड जिसने 10,000 शेयर्स इशू किए। 10 रुपए की उनकी पार वैल्यू है 25 रुपए की कंसिडरेशन के अगेंस्ट, और 10,000 रुपए की हमारी ट्रांजेक्शन कॉस्ट इशू कॉस्ट है। हाउ द इशू ऑफ शेयर इज अकाउंटेड फॉर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ राहुल लिमिटेड। देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले अगर हम देखें कि हमारे पास कैश कितना आया, सर हमारे पास कैश आया 10,000 शेयर्स के अगेंस्ट 25 के हिसाब से, तो हमारे पास 2.5 लाख का कैश आया होगा। लेकिन इस 2.5 लाख का कैश इक्विटी की मद में रेस करने के लिए हमने कुछ ट्रांजेक्शन कॉस्ट इनकर की। ट्रांजेक्शन कॉस्ट कितनी इनकर की? 10,000 की। तो हमारे हाथों में नेट कैश कितना आया होगा? सर हमारे हाथों में नेट कैश आया होगा 2,40,000 रुपए। अब इसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी कि सर हमारे पास नेट कैश रिसीव हुआ 2,40,000। शेयर कैपिटल को आप हमेशा पार वैल्यू पे क्रेडिट करेंगे, तो शेयर कैपिटल क्रेडिट कितने से? 10,000 शेयर इश्यू किए और हर शेयर की पार वैल्यू 10 रुपए, यानी कि 1 लाख। बाकी जो भी एक्सेस अमाउंट है या डेफिसिट अमाउंट है, ये आपका शेयर प्रीमियम या शेयर डिस्काउंट बन जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास शेयर प्रीमियम आ रहा है एज अ बैलेंसिंग नंबर, और यहाँ पे हमारे पास शेयर प्रीमियम आ रहा है 1,40,000 का। 1 लाख तक का अमाउंट मैं पार वैल्यू के अगेंस्ट शेयर कैपिटल में क्रेडिट करूंगा। जो भी कैश रिसीव हुआ, कैश रिसीव और फेस वैल्यू पार वैल्यू का डिफरेंशियल या तो शेयर प्रीमियम होगा या शेयर डिस्काउंट होगा। इसी तरीके से एक और एग्जांपल देखते हैं। Dravid Limited कहता है Dravid Limited issues 10,000 rupees 10 ordinary share for cash consideration of 8 each and issue cost is 10,000. How the issue of share is accounted for in the financial statements? सर मोर और लेस सेम ही एग्जांपल है कि हमने 10,000 शेयर्स इशू किए, लेकिन अब की बार हमने 10,000 शेयर्स इशू किए 8 रुपए के हिसाब से, तो यानी कि हमारे पास कैश आया होगा ग्रॉस 80,000। फिर हमारी कुछ इशू कॉस्ट, ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी लगी 10,000 की, तो हमारे हाथों में नेट कैश आया होगा 70,000 रुपए। हमारे पास जो नेट कैश रिकवर हुआ होगा दैट वुड बी 70,000। तो अब जनरल एंट्री क्या बनेगी कि कैश डेबिट 70,000, शेयर कैपिटल को आप पार वैल्यू पे ही क्रेडिट करोगे। अगर हम 10,000 शेयर इशू कर रहे हैं और 10 रुपए की फेस वैल्यू पार वैल्यू है तो 1 लाख रुपए। और इस जनरल एंट्री का जो भी डिफरेंशियल है ये हमारे पास शेयर डिस्काउंट में डेबिट हो जाएगा। तो शेयर डिस्काउंट हमारे पास डेबिट होगा 30,000 से। तो ये हमारा सिंपल सा इक्विटी मेजरमेंट का कॉन्सेप्ट था। आई होप कि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सका हूं। आज के इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।